अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सानिया इम्तियाज़ और आज मैं आपको इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। मीन टू से दैट के इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में जो सेपरेशन होती है मिक्सचर के कंपोनेंट के जो मिक्सचर की सेपरेशन होती है मिक्सचर के कंपोनेंट्स की, वो चार्ज की बेसिस पे होती है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू ई पी से। चार्ज की बेस पे होती है तो इसमें चार्जेस कौन कौन से हैं कि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक न्यूट्रल चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है वो मूव करता है एनोड की तरफ क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड की तरफ मूव करता है क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव ही नहीं करते बिकॉज दे don't carry any charge, so they are not attracted towards anode and cathode, so they remain still. डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है। ये आयनिक चार्ज ऑन एनालाइट, मतलब किसी भी एनालाइट के ऊपर जो चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की शेप के ऊपर डिपेंड करता है। पीएच ऑफ बफर, जो बफर हमने कैपिलरी में यूज़ किया उसकी पीएच पे डिपेंड करता है। इट मे बी या एसिडिक और बेसिक या अल्कलाइन यू कैन से। अप्लाइड पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम नेक्स्ट देखेंगे इसको। सबसे पहले देखते हैं आयनिक चार्ज ऑन एन एनालाइट पे किस तरह ये डिपेंड करता है। द मॉलिक्यूल विद लार्ज साइज मूव्स फास्टर देन दोज आयन विद स्मॉल चार्ज। सॉरी, यहाँ पे साइज की जगह पे चार्ज आना था, इट्स माई मिस्टेक। तो मॉलिक्यूल विद लार्ज साइज मूव फास्टर देन दोज आयंस विद स्मॉल चार्ज। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है वो ज़्यादा मूव करते हैं, और जिनके ऊपर चार्ज कम होता है वो कम अट्रैक्टेड होते हैं। सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइज, सॉरी चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स साइज। Electrophoretic mobility, as I say, is directly proportional to its charge concentration on molecule. If we increase number of charges, then electrophoretic mobility also increases. As we increases the charges, the electrophoretic mobility of a analyte is also increases. लाइक एग्जाम्पल, एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, सोडियम के ऊपर +1 है और मैग्नीशियम के ऊपर +2 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जिसकी मोबिलिटी होगी वो एल्युमिनियम की होगी +3 की, then magnesium +2, and at the end sodium +1. साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे किस तरह इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डिपेंड करती है। सो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज। व्हेन द साइज ऑफ एटम इज लार्ज या हाई, देन द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। जिस तरह किसी भी मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम होती जाएगी। इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि जैसे जैसे किसी भी मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है तो उसको जो फ्रिक्शन फेस करनी पड़ती है अपनी मूवमेंट के दौरान वो भी इंक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है या उसकी जो कह लें मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। This is because molecule with large size face more friction, which decreases its electrophoretic mobility, while the molecule with small size face less friction. Thus, its electrophoretic mobility increases. शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे किस तरह डिपेंड करता है। शेप इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। देयर आर टू टाइप्स मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, रेगुलर शेप एंड इरेगुलर शेप। The regular shape molecule have more electrophoretic velocity or mobility, while the molecule with irregular shape have less electrophoretic mobility. रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होती हैं जिनकी स्मूथ सरफेस हो और उनकी जो एंडिंग है वो शार्प ना हो। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि कोई गेंद रबड़ की हो और उसके मतलब वो गोल होती है ना, तो उसकी जो शेप होगी वो रेगुलर होगी। अब आप बजरी को ले लें तो उसकी जो शेप है वो इरेगुलर है। अगर आप उसको किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर फेंकेंगे तो उसकी जो मोबिलिटी होगी वो रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स की निस्बत कम होगी। अप्लाइड वोल्टेज, बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाएंगे तो उसी तरह मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज करेगी।
ओहम लॉ से हम किसी भी पोटेंशियल का चार्ज मेजर कर सकते हैं. सो V इज इक्वल टू आई आर. At a very high voltage, the temperature increased, and when temperature increased, then the separation of component is affected. हाई वोल्टेज पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और टेम्परेचर के बढ़ने से जो मॉलिक्यूल की सेपरेशन है वो भी इफेक्ट करते हैं. तो इसीलिए जो टेम्परेचर है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी के अंदर. यहाँ पे सेपरेशन वोल्टेज होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी भी इंक्रीज करेगी. pH of buffer solution. If pH is decreased, then the concentration of ion increased and more current will flow. जैसे जैसे हम pH को कम करेंगे, जो आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो बढ़ेगी और ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. एक बात याद रखें, अगर हम pH को हाई लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, तब भी आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी ड्यू टू हाइड्रोक्सिल आयन. अगर हम pH कम करेंगे तब भी आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी ड्यू टू हाइड्रोजन आयन. तो जैसे अगर हम pH को हाई कर दें या लो कर दें तो फिर उससे क्या होगा कि आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिससे करंट का जो फ्लो है वो भी बढ़ेगा. तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी इंक्रीज करेगी. सो द अमाउंट ऑफ करंट कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग pH. इससे हमें पता चल गया है कि अगर हमने pH को कंट्रोल, करंट के फ्लो को कंट्रोल करना है तो हमें pH को कंट्रोल करना पड़ेगा. Current is directly proportional to ions, and that is also directly proportional to electrophoretic mobility. When I already told you when pH is high or low, ion concentration increases. For protein of same size and shape, separation depend upon the pH, buffer pH. ऐसे प्रोटीन जिनकी साइज सेम है, उनकी शेप जो है वो रेगुलर है और उनके ऊपर चार्ज सेम है, तो हम उसको पीएच और बफर से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन जो किसी भी कंपाउंड की जो पीएच है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. अगेन द टेम्परेचर इज आल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. द कांस्टेंट टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस. For oligonucleotide and polynucleotide, that are the one of the examples of proteins, net charge is negative due to the presence of phosphate group. तो from which acidic backbone of the nucleic acid की वजह से, मतलब न्यूक्लिक एसिड का जो बैकबोन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से इसकी जो एसिडिक है कंडीशंस वो ज़्यादा होंगी. At high pH, ions move faster and the separation depend upon size, as Q by charge is same. तो इनकी जो क्यू बाई चार्ज रेशो होगी वो सेम होगी, और इनकी जो चार्ज की मतलब जो आयंस हैं वो हाई चार्ज पर ज़्यादा मूव करेंगे. तो एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स मॉलिक्यूल हैव नेट जीरो चार्ज. तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो जीरो होगा. तो जब पीएच होगी वो पीआई से कम होगी तो मॉलिक्यूल जो होंगे उन पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, और अगर पीएच की वैल्यू पीआई से ज़्यादा होगी तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे. टेम्परेचर. टेम्परेचर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ करते हैं वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर फॉलोइंग फैक्टर विल इफेक्ट. अब टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने से या चेंज करने से किसी भी इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो उससे ये फॉलोइंग फैक्टर जो है वो चेंज होंगे. विस्कोसिटी ऑफ बफर चेंज हो जाएगी, डिफ्यूजन रेट चेंज होगा, एवेपोरेशन चेंज होगी और डेंसिटी चेंज होगी. विस्कोसिटी ऑफ बफर एंड एवेपोरेशन. बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी विल डिक्रीजेस. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो किसी भी सोल्यूशन की जो विस्कोसिटी है, जो उसका गाढ़ापन है वो कम हो जाएगा. आप किसी सॉलिड को गर्म करके देखें तो उससे क्या होगा, वो लिक्विफाई हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी. पहले वो ज़्यादा विस्कस था, फिर वो कम विस्कस रह जाएगा. तो विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कम होती है. A change in viscosity of gel affect the electrophoresis component at the optimum temperature is used. और विस्कोसिटी की चेंज करने से जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की सेपरेशन है वो इफेक्ट करेगी, तो इसलिए हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज करना चाहिए. देयर शुड बी मिनिमम लॉस ऑफ सॉल्यूशन बाय एवेपोरेशन. अगेन अगर कोई भी कंपोनेंट एवेपोरेट करता है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो विस्कस हो जाएगा, मतलब उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी. और विस्कोसिटी के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोफोरेटिक जो मोबिलिटी है या इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन है वो इफेक्ट करती है. तो इसलिए हमें मिनिमम लॉस रखना चाहिए सॉल्यूशन का एवेपोरेशन के थ्रू. तो वह रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे एवेपोरेशन का रेट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन. सो वी हैव टू
use a optimum temperature. Second factor is diffusion. Diffusion होता क्या है? The movement of molecule from lower to higher temperature या concentration. लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है कंपोनेंट्स की, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज करेगा. आप एक पानी में चीनी को डिजोल्व करने की कोशिश करें, अब दोनों में कंसंट्रेशन तो डिफरेंस है ना, तो हाई से लो की तरफ तो वो मूव करेगा. अगर आप उसको गर्म नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस स्लो होगा. चीनी को पानी में डिजोल्व होते हुए टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसी को चूल्हे के ऊपर रख दे या फिर किसी भी रख के इसको गर्म करके इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा. तो ये उसकी डिफ्यूजन पे इसी को इंक्रीज करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा. द डेंसिटी डिफरेंस ड्यू टू टेम्परेचर जनरेट कन्वेक्शन करंट्स. और जो डेंसिटी का डिफरेंस होता है इनके दरमियान, सॉल्यूशंस के दरमियान, वो कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस करता है. सो रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इन अ रेफ्रिजरेटेड चैम्बर. तो इसके लिए जो हमें लेके आना है, इसके रिजल्ट जो हम ऑब्टेन करते हैं वो हमें रेफ्रिजरेटेड चैम्बर में इसको ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम रहता है. डिफ्यूजन मस्ट बी केप्ट मिनिमम. डिफ्यूजन हमें मिनिमम रखनी चाहिए अच्छी सेपरेशन के लिए. ओके, द नेक्स्ट फैक्टर इज डेंसिटी. डेंसिटी इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे डेंसिटी कम होगी. At 4 degree centigrade, water having maximum density, which is best temperature during electrophoresis. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर की विस्कोसिटी है वो मिनिमम होती है, सॉरी मैक्सिमम होती है. तो इसलिए ये एक बेस्ट टेम्परेचर है इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म करने के लिए. Temperature must be kept constant by use of thermostated chamber in order to get reproducible and validated results. Validated और reproducible results को obtain करने के लिए हमें एक thermostated chamber में इस process को करना चाहिए. That's all. If you have any questions, so please write them in comment box. I will try to answer all of you. Thank you so much. And if you like the video, please press the like button. And if you don't subscribe the channel till, please subscribe the channel and also share to your fellows and please support. Thank you.